गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि मणिपुर के अंदर जो वायलेंस चल रही है ना, उसको रोकने के लिए 5,000 एडिशनल ट्रूप्स यहाँ पे लगाए जाएंगे। बेसिकली होम मिनिस्ट्री के द्वारा 50 एडिशनल कंपनीज ऑफ सीएपीएफ यहाँ पे यूटिलाइज करी जाएंगी, ताकि यहाँ पर थोड़ी और हम यहाँ पे जो वायलेंस चल रही है उसको थोड़ा कम कर पाएं। अगर आप पिछले 10 से 12 दिनों में नोटिस करोगे ना, तो 22 से भी ज़्यादा लोगों की यहाँ पे हत्या हुई है मणिपुर स्टेट के अंदर। और ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक विषय है। देखो, इनफैक्ट अगर हम बात करें, एनपीपी जो अपने आप में आपको नेशनल पार्टी देखने को मिल जाएगी, इसने भी मणिपुर की जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे अपना समर्थन वापस ले लिया है, क्योंकि इनका यहाँ पे कहना है कि वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है पूरी तरह से मतलब फेल हुई है इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश पीस एंड सेफ्टी इन द रीजन। प्लस एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों ने भी यहाँ पर जो रूलिंग पार्टी के एमपीज हैं या एमएलएज हैं, ठीक है, एमएलएज बेसिकली, उनके ऊपर भी यहाँ पर उनके घरों के ऊपर यहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया है कि आप क्यों नहीं कुछ कर पा रहे। इनफैक्ट यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे प्रेसिडेंट रूल की डिमांड भी पिछले समय के अंदर काफी उठती जा रही है, क्योंकि इस मुद्दे को बहुत लंबा समय हो चुका है। एंड इतने समय के अंदर डेफिनेटली एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर शांति आ जाएगी, बट आने शांति आने की बजाय यहाँ पे तो वायलेंस और भी इंक्रीज होता ही हमें देखने को मिल जाएगा। राइट। दोस्तों, जब हम बात करते हैं यूपीएससी सीसेट की, तो एक समस्या स्टूडेंट्स को फेस होती है कि कौन से सोर्सेस हमारे लिए सही रहेंगे। प्रॉपर कोई बुक अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि कितना टाइम दें, कहीं कम टाइम तो नहीं दिया, या बहुत ज्यादा टाइम दे दिया तो कहीं जीएस तो नहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए मैं ला रहा हूं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन। वो है 21 नवंबर से हमारा सीसेट का बैच स्टार्ट होने जा रहा है, एंड ये अपने आप में एक वन स्टॉप सोल्यूशन रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको डिस्कस तो करेंगे, पर खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मैं आपको हर क्लास में दूंगा, जो आपको प्रैक्टिस करने होंगे मेरे साथ में ही। इसके अलावा हमारी टीम आपको डेली बेसिस के ऊपर डीपीस प्रोवाइड करेंगी, जो आपको करनी होंगी, और वो यूपीएससी स्टैंडर्ड के हिसाब से होंगी। हर वीक आपका मॉक टेस्ट होगा, मतलब छोटा टेस्ट होगा, सेक्शनल टेस्ट कह लीजिए। फिर टाइम टाइम पे आपके सेक्शनल टेस्ट होते रहेंगे, एंड लास्टली आपके मॉक टेस्ट भी होंगे। और ये जो सारे क्वेश्चन होंगे यूपीएससी के स्टैंडर्ड के हिसाब से होंगे। तो यानी कि ना अपने आप में ये पूरा का पूरा होलिस्टिक सेट बन गया, जहां से और आपको कहीं प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको तब भी लगता है तो हमारी टीम आपको बुक्स भी प्रोवाइड करेगी एडिशनली, जिनको आप और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यानी कि ना अब वो जो प्रॉब्लम थी कहां से प्रैक्टिस करें, कहां से कॉन्सेप्ट डिस्कस करें, कोई आपको कहीं पे और जाने की जरूरत नहीं है। ये यूपीएससी सीसेट जो 21 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, दिस विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन, जो आपकी सीसेट की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगा। दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इसके रिगार्डिंग आपके लिए लिंक लगा दिया है, वहां पर आप जाके इसमें एनरोल कर सकते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट। दोस्तों, डेट है आज की 19 नवंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। देखो, आज 19 नवंबर है एंड हर साल 19 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है एज इंटरनेशनल मेंस डे। ठीक है। देखो, वुमेन्स डे के बारे में काफी लोगों को पता होगा, बट मेंस डे के बारे में नॉर्मली लोगों को जानकारी नहीं रहती है। तो जैसे वुमेन्स डे इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं महिलाओं का हमारी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट रोल है, उनका कंट्रीब्यूशन कोई मैच नहीं कर सकता। उसी तरह से अगर हम बात करें मेन की, तो मेन भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस पूरी दुनिया के लिए। तो भले ही किसी भी रोल में हो, चाहे एज अ ब्रदर, एज अ फादर, राइट, एज अ हस्बैंड, एज अ किसी भी आप रोल में उसका फादर, या आप फ्रेंड की तरह भी आप उनको देख सकते हो, तो वो हमारी ज़िंदगी का डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं। तो मेंस डे के ऊपर कोशिश यही होती है कि एक तरह से ना लोगों को अवेयर करवाया जा पाए, ठीक है, कि कितना इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर जो मेल है वो प्ले करते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ का, ठीक है, इमोशनल वेलबींग का, सोशल वेलबींग का, फिजिकल का। लोग कई बार इसके बारे में बात ही नहीं करते, ठीक है, कि मतलब जैसे कि एक नोशन चलता आ रहा है ना कि मेन है तो स्ट्रांग ही होंगे, राइट। उस चीज़ को भी मतलब कहीं ना कहीं और लोगों तक पहुंचाने के लिए कि नहीं, मेन के अंदर भी फीलिंग्स होती हैं, डेफिनेटली उस चीज़ को आगे लाने की यहाँ पे ज़रूरत है। एंड लोगों के अंदर भी इस चीज़ के रिगार्डिंग अवेयरनेस जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको रिगार्डिंग हम यहाँ पे इस दिन के ऊपर सेलिब्रेट करते हैं। तो डेफिनेटली हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे टू एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज स्टेज 4 ऑफ ग्रैप इन दिल्ली। देखो, आप लोग अगर दिल्ली में रहते हो ना, तो आप लोगों को सारी सिचुएशन पता ही है, ठीक है, कि क्या चल रहा है दिल्ली के अंदर, राइट। अब दोस्तों, अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में ना हमारे हमें देखने को मिलता है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, जिसको हम ग्रैप के नाम से जानते हैं। अब वर्ड क्या है ग्रेडेड? ग्रेडेड का मतलब क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग स्टेजेस में इसको बांटना। एक्चुअल में क्या है ना, हमारे यहाँ पे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, हम उसको मेजर करते हैं। और आप लोग जानते हो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। एक देखा जाता है आपका पर्टिकुलेट मैटर 10, पर्टिकुलेट मैटर 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड,
कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमने डिस्कस भी किया था कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और साथ साथ ग्राउंड लेवल ओजोन, अमोनिया और लेड। ये 8 पॉल्यूटेंट बनते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो पैरामीटर जिसके हिसाब से हम देखते हैं। अब AQI निकालने के लिए यहाँ पर हम 24 घंटे की आवरली एवरेज देखते हैं, PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया और लेड के लिए। उसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन के लिए 8 घंटे की एवरेज देखी जाती है। कम से कम 3 पैरामीटर्स तो हो या 3 पॉल्यूटेंट्स तो होने ही चाहिए AQI कैलकुलेट करने के लिए, एंड उनमें से एक डेफिनेटली आपका पर्टिकुलेट मैटर होना चाहिए, चाहे वो पर्टिकुलेट मैटर 10 है या पर्टिकुलेट मैटर आपका 2.5 है। उस हिसाब से हम यहाँ पर AQI निकालते हैं जो हमें देखने को मिल जाएगा। अब डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि AQI कितना है, हम उनको 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। स्टेज 1 है अगर मान लो AQI आपका 201 से 300 हो गया, स्टेज 2 आपका जब 301 से 400, स्टेज 3 401 से 450, स्टेज 4 हो गया आपका 450 से ज़्यादा। ये स्टेजेस क्यों डिवाइड करी गई हैं? देखो स्टेजेस इसलिए डिवाइड करी गई हैं कि मान लो अगर हम स्टेज 1 में हैं तो क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगी, स्टेज 2 में क्या रिस्ट्रिक्शन है, स्टेज 3 में, स्टेज 4 में क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो दिल्ली NCR के अंदर जो पोल्यूशन है ना, या जो उसका AQI लेवल है वो यहाँ पे पहुंच गया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ऑटोमेटिकली जो होगा पब्लिक एडवाइजरी इशू करी जाएंगी, ठीक है। आपकी ओपन बर्निंग जो होती है उसके ऊपर एक तरह से रोक लगा दी जाएगी, एंड डस्ट के ऊपर यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा। फिर अगर AQI फिर भी यहाँ पे आगे बढ़ गया, 301 से 400 वाली रेंज में आ गया, तो यहाँ पर आपके जो डीजल जनरेटर्स होते हैं ना, उनके ऊपर रोक लगा दी जाती है। आपकी जो सड़कें होती हैं उसके ऊपर जो पानी का छिड़काव किया जाता है, ताकि एक तरह से हम एक तरह से डस्ट को यहाँ पे रोक पाए एंड AQI थोड़ा सा बेहतर हो पाए, ठीक है। उसी तरह से अगर हम आ जाते हैं स्टेज 3 के अंदर, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन तो और भी हैवी हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो हैवी व्हीकल्स हैं उनकी एंट्री के ऊपर रोक लगा दी जाती है, कोई कंस्ट्रक्शन जरूरी नहीं है तो उसके ऊपर भी आपका बैन लगा दिया जाएगा, ठीक है। एंड जब हम बात करते हैं स्टेज 4 की, यहाँ पर तो और भी सिवियर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो स्कूल होते हैं ना, वो बंद कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। आपके प्राइवेट जो आपके कंपनीज हैं उनको भी बोला जाता है कि आप अपने स्टाफ को ऑनलाइन अगर पॉसिबल है तो काम करवाइए। सरकारी आपके जो कंपनीज है वहां पर भी 50% स्टाफ को बोला जाता है कि आप आ सकते हो ऑफिस, बाकी घर से काम कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के ऊपर तो पूरी तरह से बैन लगा दिया जाता है, क्योंकि अपने आप में देखो हालत यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। एंड अभी जहाँ पर दिल्ली NCR की बात करें ना, वो स्टेज 4 ही है ग्रैप की। यहाँ पर अगर आपको कल का अगर आपने दिन देखा होता ना, तो आप रियलाइज करते कि कल कितनी ज़्यादा एयर क्वालिटी खराब थी, ठीक है। तो ग्रैप इसी चीज़ को बोलते हैं कि कैसे स्टेजेस की बेसिस के ऊपर ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। बाकी आप और यहाँ पे देखना चाहते हो तो हमारे सामने जो CAQM है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, हालांकि पहले भी हमने एक बार डिस्कस किया था। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। ये दरअसल में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको बनाया गया था एक एक्ट के माध्यम से, CAQM एक्ट 2021। एंड इसका पर्पस यही था कि देखो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन और साथ साथ जो NCR वाले रीजन्स के अंदर पोल्यूशन है, वहां पर हम साथ मिलकर काम कर पाएं, ताकि जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, उसको हम यहाँ पे रिजॉल्व कर पाएं, एंड अकॉर्डिंगली सही ढंग से हम प्रॉपर एक्शन ले पाएं। तो यहाँ पर आपको एक चेयरपर्सन देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे, सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी के पर्टिकुलर रैंक के ऊपर, जो कि 3 साल के लिए सर्व करेंगे अंटिल द एज ऑफ 70। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, यहाँ पर आपको दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन पर्टिकुलर 5 स्टेट्स के बेसिकली जो चीफ सेक्रेटरी होंगे या सेक्रेटरी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के, वो यहाँ पर इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। उसके साथ साथ कुछ फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, NGOs का रिप्रेजेंटेशन रहता है, एंड साथ साथ आपका सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसरो और नीति आयोग की तरफ से भी टेक्निकल एक्सपर्ट देखने को मिल जाएंगे। तो कोशिश यही है कि NCR के अंदर कैसे कैसे हम यहाँ पे पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, दैट इज द फोकस। बाकी जो CAQM है इसके पास काफ़ी अच्छी खासी पावर्स दी गई हैं। इवन अगर मान लो कोई सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑर्डर आता है ना, तो उसके ऊपर ओवर राइडिंग पावर किसकी होती है, CAQM, यानी कि CAQM अपने आप में काफ़ी आपको एक पावरफुल बॉडी देखने को मिल जाती है। देखो बड़ा ही चिंताजनक विषय, सही बताऊं तो दिल्ली के अंदर कभी ढंग से पानी नहीं आता, ठीक है। गंदा पानी भी के पिछले टाइम में देखने को मिला, यमुना साफ नहीं है, एंड अब एयर क्वालिटी का तो क्या ही बात करें, ठीक है। तो बाकी अगर हम बात करें देखो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, तो दरअसल में ग्रैप को अप्रूव किया गया था 2016 के अंदर, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर। तो बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने यहाँ पे ग्रैप को यहाँ पे नोटिफाई कर दिया गया था। तो ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज मोएरी हाका डांस। देखो अगर आप थोड़ा इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह देखते हो ना, वहां पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यार इस तरह से आपको एक डांस देखने को मिला न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट के अंदर। बेसिकली ये न्यूजीलैंड की MP है, ठीक है ना। तो वहां पर ठीक है, इन्होंने यहाँ पे एक डांस परफॉर्म किया, और ये डांस एक तरह का प्रोटेस्ट था, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि है क्या ये मुद्दा। दरअसल में इनका जो डांस है उसको बोलते हैं मौरी हाका डांस, ठीक है। ये जो हाका डांस है ना, या मोरी हाका डांस है, ये बेसिकली एक वॉर डांस है जो कि परफॉर्म किया जाता है मोरी ट्राइब के द्वारा।
ये मोरी ट्राइब आपको न्यूजीलैंड की इंडिजिनस ट्राइब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और इस पर्टिकुलर डांस के माध्यम से स्टोरी टेलिंग हो गया, सेलिब्रेशन हो गया, या अपने जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, उनको ऑनर करने का एक तरीका यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर नोटिस करोगे जो इनकी आईज होती हैं बहुत ही वाइड आईज होती हैं, ठीक है, एंड उसके माध्यम से एक तरह से स्ट्रेंथ को यहाँ पे शोकेस किया जाता है, ठीक है। अब इस ट्राइब की अगर हम थोड़ी सी हम बात करने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे पॉलिनेशियन पीपल ऑफ न्यूजीलैंड, उनके ही द्वारा, मतलब ये वही ट्राइब आपको देखने को मिल जाती है। इस पर्टिकुलर ट्राइब का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं ज़मीन के साथ काफ़ी अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे इंडिया में भी जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं ना, उसी तरह से आपको इनका भी लैंड के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ इनकी जेनोलॉजी हो गया और साथ साथ नॉलेज हो गया, उसके ऊपर ये सेंट्रल फोकस इनका देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे इनकी जो लैंग्वेज है वो है टीरियो मोरी, राइट। और एक्चुअल में ये जो डांस किया गया ना अभी, ये क्यों किया गया? बिकॉज इन्होंने प्रोटेस्ट किया किसके अगेंस्ट? ट्रीटी ऑफ वेटेंगी के चेंजेस करने के रिगार्डिंग। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दरअसल में क्या हुआ, 1840 के अंदर ना एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वेटेंगी, ठीक है। इस पर्टिकुलर ट्रीटी के अंदर क्या हुआ, एक तरफ थे मौरी चीफ और दूसरी तरफ थे ब्रिटिश क्राउन, दोनों के बीच में जो ट्रीटी होती है ना, उसके बेसिस के ऊपर ये डिसाइड होता है कि जो मौरी लोग हैं उनके लैंड, उनके फॉरेस्ट और उनके रिसोर्सेज के ऊपर उनका हक होगा। जैसे जल जंगल जमीन होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी इनका हक रहेगा अपने लैंड, अपने फॉरेस्ट और अपने रिसोर्सेज के ऊपर, ठीक है। तो ये जो ट्रीटी है ये इंग्लिश में भी लिखी हुई है और जो इनकी मौरी लैंग्वेज है उसके अंदर भी लिखी हुई है। अब मौरी लोग इसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, बाकी लोग जो इंग्लिश को पढ़ते हैं उनकी इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी अलग आ जाती है। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट और नॉट? और अभी जब बात हो रही थी इसके कुछ चेंजेस की, तब इन्होंने बोला कि नहीं यार, ऐसे कैसे आप चेंज कर दोगे। उसी के रिगार्डिंग जब ये प्रोटेस्ट करने लगे कि ट्रीटी के हिसाब से क्या चेंजेस करने लगे हो, इन्होंने बोला नहीं, हम आपको चेंज करने नहीं देंगे। इसी वजह से इन्होंने इस बिल को भी यहाँ पे फाड़ दिया एंड अकॉर्डिंगली अपने प्रोटेस्ट को जाहिर करने के लिए यहाँ पर इन्होंने इस तरह से डांस किया। ध्यान में क्या रखना है, ये ट्राइब कहाँ से बिलोंग करती है और ये डांस कहाँ से बिलोंग करता है, ये बातें आपको डेफिनेटली यहाँ पे पता होनी चाहिए। चलो बढ़िया, अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज इंडियाज फर्स्ट डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी। अब ये क्या मुद्दा है? देखो, अभी अगर हम बात करें, आप कोई भी यूज़ करते हो, एयरटेल यूज़ करते हो, ठीक है, वी यूज़ करते हो, जियो यूज़ करते हो, वट या बीएसएनएल यूज़ करते हो, आप लोगों को कहीं ना कहीं कनेक्शंस कैसे मिलते हैं? आप नोटिस करते हो कि सर हमारे घर के आसपास कोई टावर पड़ा होता है ना, कोई टावर होता है, वहां से हम डेफिनेटली अकॉर्डिंगली हमें कनेक्टिविटी मिल जाती है, सही बात है। पर इंडिया में अंदर पहली बार पता क्या हो रहा है, पहली बार डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस यहाँ पे इंडिया में इंट्रोड्यूस करी गई है। और वो इंट्रोड्यूस जियो, वी या एयरटेल ने नहीं करी, वो इंट्रोड्यूस करी है किसने? बीएसएनएल ने। अब आप पूछोगे क्या है ये डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी? देखो, आप लोगों ने ना शायद जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, आपका विद रिगार्ड्स टू स्पेस एक्स का। इसमें पता क्या होता है, इसमें अंदर ना स्पेस में बहुत सारी सैटेलाइट्स ये छोड़ देते हैं, और ये जो स्पेस के अंदर सैटेलाइट्स है ना, वहां से डायरेक्टली आपको मोबाइल कनेक्टिविटी, इंटरनेट कवरेज आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। आप लोगों ने स्पेस एक्स का ये स्टारलिंक कवरेज डेफिनेटली सुना होगा। इसके अंदर कोई टावर वावर की इस्तेमाल नहीं होता, नहीं, डायरेक्टली आप सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड हो एंड अकॉर्डिंगली आपके मोबाइल के ऊपर प्रॉपरली इंटरनेट कवरेज यहाँ पे मिल जाता है। ये है स्पेस लिंक का स्टारलिंक प्रोजेक्ट। उसके अलावा भी आप नोटिस कर पाओगे एएसटी स्पेस मोबाइल हो गया, लिंक ग्लोबल हो गया, कॉन्स्टेलेशन नेटवर्क हो गया, इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो सिमिलर तरह की जो टेक्नोलॉजी है, डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, ये अब भारत में भी यहाँ पे होने लग गई है और बीएसएनएल ने ये पहली चीज़ यहाँ पे करी है। अब आप पूछोगे इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? अरे फ़ायदा दोस्तों यही है कि अगर पहली बात तो ये है कि इंटरनेट एक्सेस हाई स्पीड आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई टावर वावर नहीं है, डायरेक्टली आप कनेक्टिविटी किसके साथ है, आपकी आपकी कनेक्टिविटी डायरेक्टली आपकी जो सैटेलाइट है उसके साथ है, और बड़े एरिया को ये कवर कर पाएगा, राइट। रिलायबल कनेक्टिविटी हो पाएगी। कई बार आप लोग गांव वाले क्षेत्रों में जाते हो ना, वहां पर आपको प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं देखने को मिलती, तो रिमोट एरियाज के अंदर भी प्रॉपर यहाँ पे कनेक्टिविटी हो पाएगी। कल को कुछ डिजास्टर आ गया या बाकी कुछ समस्याएं आ गई जहां पर कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट था, राइट, कुछ लोगों को यहाँ पे डिजास्टर के बारे में बताना है, राइट, तो उसके अंदर यहाँ पर जो डायरेक्ट टू डिवाइस है ये डेफिनेटली अच्छे से काम करेगा एज कम्पेयर टू जो आपके टावर्स वगैरह जो लगाए जाते हैं, ठीक है। और साथ साथ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी होगा, डिजिटल डिवाइड को ये यहाँ पे खत्म करने की मदद करेगा, एंड डेफिनेटली जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके अंदर भी ये मदद करने जा रहा है। तो पहला डायरेक्ट टू डिवाइस यहाँ पे आपको सैटेलाइट कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा अगर आप और समझना चाहते हो तो इट सिंपली मीन्स कि वी कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट्स, और यहाँ पर जो ग्राउंड बेस्ड आपके सेलो टावर्स होते हैं उनको हमने एक तरह से क्या कर दिया, उनको बाईपास कर दिया, ठीक है। और साथ साथ आप नोटिस कर पाओगे ये जो सैटेलाइट सिग्नल ट्रांसमिशन क्या होता है, जो डिवाइसेस हैं, जैसे मान लो आपके पास मोबाइल है, ग्राउंड के ऊपर है, ठीक है,
ये डायरेक्टली सिग्नल कहाँ से रिसीव करेगा? सैटेलाइट से, जो कि ऑर्बिट के अंदर पोजीशंड है, राइट। और ये आपका जो सैटेलाइट हो सकती है जियो स्टेशनरी हो सकती है, मतलब 36,000 किलोमीटर की हाइट के ऊपर हो सकती है, या इवन आपकी लो अर्थ ऑर्बिट भी यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पर ना बेसिकली जो हम फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं वो 1 to 2 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क, ये वही बात है कि कोई यहाँ पे नेटवर्क्स टावर्स वगैरह नहीं होते, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर जियो स्टेशन सैटेलाइट्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ध्यान में रखने वाली बात है, ये बीएसएनएल ने यहाँ पे पहली बार इंट्रोड्यूस करी है। इंडिया में आज से पहले कोई भी डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी नहीं थी। ये जो सर्विस है ना, ये इंडिया ने यूएसए की कंपनी है वियासेट, उसके साथ मिलकर यहाँ पर इस सर्विस को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। अभी हमारा जो इंडियन मोबाइल कांग्रेस हुआ 2024, एंड उसके अंदर यहाँ पे अनाउंस किया गया था एंड कम्युनिकेट किया गया था बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो ये कुछ बातें थी जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए थी। ठीक है, आगे आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, पिछले दिनों के अंदर यहाँ पर जो गुरुपुर्ब मनाया गया, ठीक है, तो इट वाज द 550th 555वीं बेसिकली बर्थ एनिवर्सरी थी गुरु नानक देव जी की। पिछले दिनों के अंदर हम इस टॉपिक को डिस्कस नहीं कर पाए, तो आज हम इस टॉपिक को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, गुरु नानक देव जी के बारे में यूपीएससी ने मेंस के अंदर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एंड प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो पूछ लिए जाते हैं। कई बार आपको क्रोनोलॉजी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब गुरु नानक देव जी थे तो उस समय के ऊपर वहाँ पे मुगल एम्परर कौन थे, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आए हुए हैं। तो दोस्तों, दरअसल में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था वो 1469 में आपको देखने को मिल जाता है इन रायपोए की तलवंडी, पाकिस्तान के अंदर जो ननकाना साहिब है, वहाँ पर आपको इनका जन्म देखने को मिल जाता है। तो जो 10 सिख गुरुस थे, उनके पहले गुरु आपको यही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इनका जो काम था उसके अंदर इन्होंने बात करी, किरत करो, मतलब वन शुड वर्क, नाम जपो, भगवान का नाम जपना है, एंड साथ साथ मिलकर आप सारे काम कर सकते हो, मिलकर आपको खाना वगैरह जो होता है वो साथ में मिलकर खाया जाए। बेसिकली यहाँ पे जो प्रिंसिपल है ना, वो इक्वालिटी का दिया गया, राइट, कि सब लोग इक्वल हैं। जैसे आप लोगों ने लंगर का सुना होगा, लंगर का कॉन्सेप्ट पता क्या है, कि सब लोग, चाहे अमीर है, कोई गरीब है, किसी भी धर्म का है, किसी भी कास्ट का है, सब लोग एक हैं, सब लोग साथ मिलकर खाना खाते हैं। तो ये लंगर का कॉन्सेप्ट था। उसी तरह से पंगत की जब बात करते हैं, पंगत का अर्थ होता है एक लाइन, ठीक है, तो सब लोग इक्वल हैं यहाँ पे। और साथ साथ जब हम संगत की बात करते हैं, कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जैसे सब लोग मिलजुल कर कुछ भजन कीर्तन करते हैं, वो संगत होती है, एक एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है। तो वहां पर भी इक्वालिटी का ही यहाँ पे एक तरह से जो सिंबल है उसकी तरह ये एक्ट करता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, सिखिज्म को इन्होंने फाउंड किया 15th सेंचुरी के अंदर, एंड गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी इनकी यहाँ पे काफ़ी टीचिंग्स आपको देखने को मिल जाती हैं, जो कि आपकी होली बुक है सिखिज्म की। 1539 के अंदर इनकी डेथ होती है इन करतारपुर, पाकिस्तान। इनकी ज़िंदगी के लास्ट के जो 18 साल थे ना, इन्होंने करतारपुर साहिब के अंदर ही यहाँ पे इन्होंने व्यतीत करे। अब आप नोटिस कर पाओगे ना, एक ना आपको करतारपुर कॉरिडोर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बेसिकली ये जो करतारपुर कॉरिडोर है ना, ये जो भारत के अंदर आपको गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक देखने को मिलता है, उसको कनेक्ट करता है टू गुरुद्वारा दरबार साहिब, जो कि करतारपुर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली जो गुरुद्वारा दरबार साहिब आपको करतारपुर पाकिस्तान में देखने को मिलता है, वो सभी के लिए एक बहुत ही रिलीजियस स्थल है, एंड उसी को कनेक्ट करने के लिए रिलीजियस कॉरिडोर यहाँ पे बनाया गया है। आपको ध्यान ये रखना है कि जो रावी नदी है ना, उसके बैंक्स के ऊपर आपको ये लोकेशन देखने को मिल जाती है। तो आराम से ट्रैवल कर पाएँ, उसके लिए यहाँ पे करतारपुर कॉरिडोर यहाँ पे बनाया गया है। पहले ये 5 साल के लिए था, ठीक है, बट अभी रिसेंटली 2024 में इसको 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया, तो 2029 के लिए फैसिलिटी यहाँ पे चलती रहेगी। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा जो मैंने इनके कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको बता ही दिए हैं। साथ ही साथ इनका एक कॉन्सेप्ट है दसवंत का भी, यानी कि जो भी आपकी अर्निंग होती है उसका 1/10 यानी कि 10% जो होगा ना, वो आपको जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके अंदर यहाँ पे उनको देना चाहिए, ताकि वो भी आगे बढ़ पाएँ। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, ठीक है, जब भी इनके गुरुपुर्ब होता है तो अखंड पाठ यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। 2 दिन पहले ही नगर कीर्तन किया जाता है, एंड साथ साथ जो अलग अलग यहाँ पे जो मार्शल आर्ट्स हैं उनको परफॉर्म किया जाता है। तो ये कुछ बातें आपको गुरु नानक देव जी और गुरुपुर्ब के बारे में जाननी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी जी को नाइजीरिया का सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड यहाँ पे देखने को मिला है। आप इस सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड के बारे में जान सकते हो। इट स्टैंड फॉर द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट बोला अहमद तिनुबू, इनके द्वारा यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी को यहाँ पर नाइजीरिया का सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दिया गया। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी दूसरे ऐसे फॉरेन लीडर हैं जिनको ये डिस्टिंक्शन मिली है। लास्ट टाइम ये 1969 के अंदर क्वीन एलिजाबेथ जी को जो फॉरेन में बेसिकली लीडर थी ना, उनको यहाँ पर ये चीज़ दी गई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी दूसरे ऐसे हैं, तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपने आप में काफ़ी रेयरली ये चीज़ दी जाती है।
तो इनको इसीलिए दिया गया क्योंकि देखो दोनों देशों के बीच में रिश्ते बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, प्लस साथ ही साथ इंडिया का जो रोल था ग्लोबल डिप्लोमेसी के अंदर वो भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है। इंडिया नाइजीरिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कहीं ना कहीं इनहेंस करने के अंदर डेफिनेटली रोल रहा है। दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर अवार्ड हैज़ बीन गिवन। बाकी दोस्तों अगर हम नाइजीरिया की बात करें ना, तो थोड़ा आप यहाँ पे नाइजीरिया की लोकेशन आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, राइट। अब नाइजीरिया ना वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका के ऊपर आपको देखने को मिल जाती है कंट्री, एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका के ऊपर ये सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर आपको नाइजर कंट्री देखने को मिल जाती है, उसके अलावा चैड हो गया, आपका कैमरून हो गया, ठीक है ना, इसके अलावा आपका जो बेनिन हो गया, ठीक है, एंड आपका जो गल्फ ऑफ गिनी है उसी के साथ यहाँ पे बॉर्डर यहाँ पे टच करता है। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको नाइजर रिवर और आपको बेन्यू रिवर आपको देखने को मिल जाएगी। बेसिकली जो बेन्यू रिवर है ना, वो नाइजर रिवर की ही आपको ट्रिब्यूटरी देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर पेट्रोलियम, नेचुरल गैस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है नाइजीरिया के लिए। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है इंडिया कंडक्ट्स हिस्टोरिक फ्लाइट टेस्ट ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल। देखो आप लोग ना, पहली बात तो सोनिक वर्ड आप लोग जानते होंगे, राइट। जब भी मैं बात करता हूँ ना सोनिक वर्ड की, तो सोनिक वर्ड को जब भी आप रिलेट करोगे वो आप साउंड के साथ रिलेट करोगे। अब साउंड की स्पीड आप लोग जानते होंगे लगभग 340, जो भी आप 342 वट एवर यू वांट टू से, इसके आसपास मीटर पर सेकंड आपको देखने को मिल जाती है। अगर देखो किसी चीज़ की जो साउंड होती है ना, वो आपकी स्पीड ऑफ साउंड से कम देखने को मिले, तो उस केस में उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है फिर उस केस में आपका सबसोनिक। मान लो एक मिसाइल है, उसकी स्पीड साउंड की स्पीड से कम है, राइट, उसको बोलेंगे सबसोनिक। इसको है ना आप मैक भी बोलते हो या मार्क, जो भी आप कहना चाहो। तो अगर किसी की स्पीड 1 मार्क से भी कम है तो इसको हम बोलेंगे सबसोनिक। अगर 1 से लेकर 5 मार्क के बीच में है, यानी कि साउंड की स्पीड से लेकर 5 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड इसके बीच में है, तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। पर अगर मान लो 5 मैक से भी ज़्यादा आपको स्पीड देखने को मिल जाती है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरसोनिक। तो भारत ने ना पहली बार क्या किया है, भारत ने पहली बार यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल, लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का यहाँ पर सक्सेसफुली फ्लाइट ट्रायल यहाँ पे कंडक्ट किया है। कहाँ पे, बेसिकली जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड आपको देखने को मिल जाएगा ऑन द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, वहां पर इसको यहाँ पे सक्सेसफुली हमने यहाँ पे टेस्ट किया है। तो एक तो बात, पहली बात ये होगी स्पीड इसकी काफ़ी अच्छी खासी है। अब स्पीड अच्छी खासी है तो डेफिनेटली इसको डिटेक्ट करना अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। साथ साथ इसको ना आप नोटिस कर पाओगे, इसको आप मैन्यूवर भी कर पाओगे। मैन्यूवर मतलब इसकी जो डायरेक्शन है थोड़ा बहुत उसमें आप चेंजेस डेफिनेटली ला सकते हो। बैलिस्टिक मिसाइल की जब हम बात करते हैं ना, तो बैलिस्टिक मिसाइल आप जानते होंगे वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर ऐसे मूव करती हैं, तो कहीं ना कहीं उसका एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, तो उस केस में आप उसको डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। पर यहाँ पर ये जो हमारा हाइपरसोनिक मिसाइल हमने फ्लाइट टेस्ट किया है, यहाँ पर आप कर पाओगे। आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पर हाइपरसोनिक में भी दो तरह की आपको मिसाइल्स देखने को मिलती हैं। एक होती है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और दूसरा होता है आपका हाइपरसोनिक क्रूज व्हीकल। जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होता है ना, वहां पे पता क्या होता है, एक रॉकेट होता है। एक रॉकेट स्टार्टिंग में इनिशियल पुश और इनिशियल वेलोसिटी देता है, बाद में अकॉर्डिंगली फिर मिसाइल अपने आप मूव करती है, समझ गए, कहीं ना कहीं टारगेट के ऊपर जाके हिट करती है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जब हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पर यूज होता है क्या, आपका स्क्रैम जेट्स का इस्तेमाल होता है। बेसिकली एयर से जो बेसिकली पावर उसको मिलती है, एंड अकॉर्डिंगली उस हिसाब से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल यहाँ पे मूव करती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइड एंड क्रूज, आपका जो मिसाइल आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी ये लॉन्ग रेंज है, लॉन्ग रेंज का मतलब यहाँ पे क्या है कि 1500 किलोमीटर की आपको यहाँ पे आपको रेंज देखने को मिल जाएगी। डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, ग्राउंड बेस्ड रडार हो गया, टेरेस्ट्रियल रडार इनको यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इंडिया के लिए डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात है। आज के समय के ऊपर जो यूएस से रशिया और चाइना है ना, ये हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम में काफ़ी आगे निकल चुके हैं। बाकी इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये भी कोशिश कर रहे हैं अलग अलग हाइपरसोनिक वेपन्स बनाने की। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। बाकी पिछले वीक ही मैंने आप लोगों को डिस्कशन भी किया था बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बीच में। बैलिस्टिक मिसाइल मैंने जैसे आपको बताया, ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह यहाँ पे इस तरह से मूव करता है। क्रूज मिसाइल के अंदर ना आप ऐसे ऐसे उसको मूव कर सकते हो और ये विद इन द एटमोस्फेयर ही रहता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। टारगेट अगर ऊपर नीचे भी हो ना, तो यहाँ पर क्रूज मिसाइल में हम उसको हिट कर सकते हैं, क्योंकि थ्रू आउट द जो इसका फ्लाइट होता है ना, उसमें यहाँ पे हम इसको चेंजेस यहाँ पे ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, राइट। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्ग रेंज टारगेट्स के लिए काफ़ी यूजफुल रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अग्नि 5 की अगर हम बात कर सकते हैं, तो इसकी रेंज आपको अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि इंडिया की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। उसी तरह से अगर हम बात करें ब्रह्मोस की, ब्रह्मोस आपको फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल देखने को मिल जाती है। देखो सुपरसोनिक मतलब हमें पता है, ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। आज आपके सामने 3 एमसीक्यूज हैं, जिनका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। दिस इज योर एमसीक्यू नंबर 1, ठीक है, रिगार्डिंग माइक्रोबीट्स।
क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका होमवर्क रहेगा वो है आपका एंशियंट स्कॉलर्स लिटरेचर्स के बारे में, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 आपका रहेगा थोड़ा करंट अफेयर से, ARINAP, ठीक है, इसके रिगार्डिंग कौन सी एजेंसी इसको रिप्रेजेंट करती है और ये है क्या, ये भी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इसके अलावा मैंने जो आपको पिछले दिनों होमवर्क दिया था ना, उसके मैं बात अगर डिस्कस करूं तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि तंजौर कोस्ट के ऊपर किसने यहाँ पर सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। देखो दरअसल में आप लोग जानते होंगे दांडी मार्च के बारे में, राइट। दांडी मार्च की जब हम बात करता हूँ ना, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि 12 मार्च 1930 को ये स्टार्ट होता है एंड 6 अप्रैल 1930 को हमें खत्म होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ये जो स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, साबरमती आश्रम से, एंड कहाँ जाके एंड हुआ था, जो दांडी विलेज है वहां पे, है ना। तो दांडी पहुंचे महात्मा गांधी जी और बाकी लोग थे, एंड अकॉर्डिंगली वहां पर उन्होंने सॉल्ट कलेक्ट किया बीच से, एंड अकॉर्डिंगली सॉल्ट बना दिया। तो सॉल्ट लॉ को हमने एक तरह से तोड़ दिया। ये तो बात होगी दांडी मार्च की। इसी तरह से और बाकी जगह के ऊपर भी हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आप नोटिस कर पाओगे जैसे सी राजागोपालाचारी जी के बारे में, इन्होंने ना तमिलनाडु में बेसिकली जो आपका तंजौर कोस्ट है वहां पर ये चीज करी थी। तो इसीलिए इसका आंसर तो यही बनेगा, सी राजागोपालाचारी जी। उसके अलावा अगर आपको मैं और बताऊं तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, जैसे आप नागालैंड के अंदर देखते हो, नागालैंड के अंदर जो रानी गडेलियल जी है, ठीक है, उनके द्वारा यहाँ पर यही मतलब इसके रिगार्डिंग डेफिनेटली ये चीज़ करी गई। उसी तरह से अगर हम बात करें सरोजिनी नायडू जी की, तो उन्होंने यहाँ पे जो धरासना है वहाँ पर इस कैंपेन को लीड किया। उसके अलावा अगर हम बात करें खान अब्दुल गफ्फार खान जी की, तो उन्होंने पेशावर के अंदर ये चीज़ यहाँ पे लॉन्च करी, राइट। तो ये फर्क आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर हम बात करें के केलप्पन जी की, तो उन्होंने आपका जो केरला या मालाबार कोस्ट है वहां पर ये चीज करी गई थी। तो ये अलग अलग लोगों ने कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज करी है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर तंजौर कोस्ट पूछा था, इसीलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इसके साथ ही साथ मैंने आपसे पूछा था संथल अपराइजिंग के बारे में। देखो संथल अपराइजिंग तो डेफिनेटली हमारी जो ट्राइबल रिवोल्ट्स होते हैं उसमें हम पढ़ते ही हैं। जैसे आप लोगों ने जो सिद्धू कानू है, ठीक है, उनके बारे में आप लोग जानते होंगे। जो संथल आपको रीजन देखने को मिलता है, ठीक है, वहां पर ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है। जो आउटसाइडर्स होते हैं, डीकूज बेसिकली जिनको कहा जाता है, उनके द्वारा कैसे यहाँ पर ऑप्रेस किया जाता है ट्राइबल्स को, चाहे आपका रेवेन्यू ऑफिशियल्स हो गया, पुलिस हो गया, मनी लेंडर्स हो गया, लैंडलॉर्ड्स हो गया, उन सभी के द्वारा। फिर सिद्धू और कानू जी की जो आपकी लीडरशिप होती है उसके अगेंस्ट यहाँ पर इन डीकूस को निकालने के लिए यहाँ पर ये सारा का सारा प्रोटेस्ट रन होता है, ठीक है। बाद में हम लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पर जब ये प्रोटेस्ट के एंड के ऊपर क्या होता है, एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनता है संथल परगना, ठीक है, एंड उसके माध्यम से ये टेरिटरीज क्रिएट करी जाती हैं, एंड अकॉर्डिंगली इलीगल बन जाता है लैंड को ट्रांसफर करना फ्रॉम अ संथल टू अ नॉन संथल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। संथल रिवोल्ट या संथल अपराइजिंग तो अपने आप में डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ही है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसके अलावा मैंने आपसे पूछा था उलगुलन के बारे में, ये तो हमने डिस्कस किया था भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी दोस्तों बात करें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, तो इन क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हो, कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो लास्ट टाइम मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था एक्साइज पूर्वी प्रहार के बारे में, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल अपने आप में करेक्ट हो जाएगी। पीएम जनमन की बात करें तो यहाँ पर भी डेफिनेटली ये बात अपने आप में हमने देखी थी, कैसे पीवीटी जिसके आपके उत्थान के लिए स्कीम यहाँ पे लाई गई है। स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं ना, तो स्वास्थ्य का पर्पस क्या था, साइंटिफिकली वैलिडेटेड ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। वेरस जब मैं ब्रिक्स की बात करता हूँ ना, तो पहला जो आपका ब्रिक्स समिट हुआ था वो दरअसल में रशिया के अंदर हुआ था, तो इसलिए स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट बन जाएगी। तो दोस्तों ये है आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट।